welcome back to my channel and today is the day 20 of my 100 days challenge for your growth। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जिस बात को लेके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे ही मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था, मेरा फेसबुक पे मैंने एक वीडियो भी डाला था कि अगर आपको भी ऐसा कुछ चैलेंज लेना है, आपको ऐसे वीडियो बनाने का चैलेंज नहीं लेना है, आपको कोई भी एक टॉपिक को उठा के 100 डेज तक स्टडी करना है कंटिन्यूअसली। आपने होगा वीडियो नहीं देखा है तो ये आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैंने अपना एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया है 100 डेज चैलेंज विद रीना। मुझे ये बात बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि उस टाइम पे मेरे स्टूडेंट्स ने वही ग्रुप ज्वाइन किया और उन्होंने अपने हिसाब से एक चैलेंज डिसाइड किया और उन्होंने अपने हिसाब से उस टॉपिक को स्टडी किया, वीडियोज देखे, बुक्स रीड किए। नाउ टुडे दे हैव रीच्ड डे 30। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है उनके पोस्ट देख के, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यस, वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं, वो लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो बात को उन्हें लगता है कि उन्हें इम्प्रूव करनी चाहिए वो लोग वही बात कर रहे हैं। तो आपको भी अगर ये फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है तो उस ग्रुप का नाम है 100 डेज चैलेंज विद रीना। आप फेसबुक पे सर्च कीजिए, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं और आप जल्द से जल्द अपना एक चैलेंज स्टार्ट कीजिए ताकि आप भी अपने लाइफ का एक एस्पेक्ट जरूर इंप्रूव कर सके। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डेली अपने दिन का 20 मिनट्स निकालना है, उसमें आप उस टॉपिक को रिलेटेड स्टडी कीजिए। फिर चाहे आप यूट्यूब से स्टडी कीजिए, कोई बुक्स से स्टडी कीजिए या कोई भी गूगल से किसी वेबसाइट से स्टडी कीजिए, बट आप उस टॉपिक को रिलेटेड एटलीस्ट हाफ एन आवर दीजिए, 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, और उस टॉपिक में से जो भी आपको समझता है उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसको अपने नोट्स को ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से जैसे आप अपने किसी एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव करेंगे, आप खुद ब खुद एक अच्छी फीलिंग, एक प्राउड वाली फीलिंग महसूस करेंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको एक डायरेक्शन देगी, आपकी ग्रोथ करेगी। तो आज का मेरा ये टॉपिक है कि मैंने 12th में कैसे स्टडी किया था, मैंने 12th में कैसे इतने मार्क्स लाए, मैंने 12th में 85% कैसे लाए। क्योंकि मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अपना परसेंटेज पहले ही डिसाइड कर लिया था और वो परसेंटेज उतना ही आया जितना मैंने डिसाइड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और अभी जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको भी पता चलेगा जो हम चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मुझे लग रहा है कि अगर वो बात मुझे किसी ने बताई होती तो मेरा बिहेवियर शायद चेंज होता। वो बात ये, कोई भी से 12th के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं पूछता है जैसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं, जैसे ही आप लोग रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दीज मार्क्स सिर्फ मैटर करती हैं जब हम कुछ फॉर्म फिल करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह का फॉर्म फिल करना है उसमें हमें मार्क्स डालनी है, या अगर हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है उसमें हमें मार्क्स डालनी रहती है। बाकी इसके अलावा और कोई नहीं पूछता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आप किस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं अपने कंपनी में, आप किस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं अपने बिजनेस में, आप किस हिसाब से परफॉर्म कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। ऐसे बहुत सारी और बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए स्टडीज के अलावा भी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं कि स्टडीज में एकदम घुस ही जाते हैं तो उसके अलावा उनको और कोई चीज दिखती ही नहीं है। नो डाउट स्टडीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा। इसलिए तो मैंने ये चैनल बनाया था स्टार्ट करते टाइम, और इनफैक्ट मैं खुद एक लेक्चरर हूं तो मुझे पता है कि स्टडीज कितने इंपॉर्टेंट है। जस्ट मैं कह रही हूँ कि सेल्फ एजुकेशन पे आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन तो आपकी हो ही रही है, एकेडमिक एजुकेशन हो ही रही है, आप अपने सेल्फ एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आप ऐसा कुछ सीखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे ही आप ऐसा कुछ सीखेंगे, जब आप अपने सेल्फ एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देंगे, तब आप देखेंगे कि आपको एकेडमिक एजुकेशन एक बर्डन नहीं लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है आपके पास नॉलेज कितनी है। कभी भी मार्क्स ये नहीं बताएंगे कि आपकी नॉलेज कितनी है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चों के पास नॉलेज होती है बट उन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे, आपके मार्क्स भी खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएंगे। मुझे अगर ये चीज़ किसी ने बताई होती 12th में कि स्टडीज़ के अलावा भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा दूसरे बातों पे ध्यान देती। क्योंकि मैंने जब 12th दिया था वो दिया था 2010-11 में, तो 2010-11 में स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। एट प्रेजेंट ऐसा सिनेरियो नहीं है। एट प्रेजेंट सिनेरियो है कि आपका स्टडीज़ के अलावा और किस बातों में इंटरेस्ट है। इसीलिए प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूड किए जा रहे हैं। इसीलिए हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ऐसे एक्टिविटीज़, उसमें ऐसा
बताया जा रहा है कि आपको बहुत कुछ है जो सीखना है, जैसे लॉन्ड्री वगैरह, ये सब इंटर्नशिप वगैरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। ये सब क्यों लाया? क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ टुडे, दिस इज द नीड ऑफ एन आवर। यही जरूरत है बच्चों को सीखने के लिए, क्योंकि स्टडीज के साथ साथ बहुत बातें मैटर करती हैं। सेकेंड चीज मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कभी भी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो अगर आपसे ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं या आप दोनों में कंपटीशन है, उसको कभी भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझिएगा। मैं ये चीज क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया था और हम दोनों साथ ही थे 12th में। एंड 12th में हम दोनों इतना कंपटीशन करते थे, इतना कंपटीशन करते थे, एक एक मार्क्स से कंपटीशन करते थे। बट आज हमें ये चीज रियलाइज हो रही है कि क्यों किया हमने, वो क्यों किया? क्योंकि तभी कोई हमें गाइडेंस देने वाला नहीं था कि वॉट मैटर्स इज जब हम एक साथ होके चलेंगे तब हम ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। जब हम कंपटीशन को लेके ध्यान देंगे या हम कंपटीशन को अपने दिमाग में लेके बैठेंगे कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप उस कॉम्पिटिटर को अपना दोस्त बनाएंगे और आप दोनों साथ में मिलकर स्टडीज करेंगे, आप अपनी आइडियाज शेयर करेंगे, वो आपके साथ आइडियाज शेयर करेगा, तब आप दोनों की जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो कभी भी अपने फ्रेंड्स को अपना कॉम्पिटिटर मत समझिए, कॉम्पिटिटर नहीं समझना है उनको, उनके साथ बैठ के स्टडी कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि स्टडीज में बहुत ज्यादा टाइम पास भी करना है। ये 12th के बाद आप खुद ब खुद ये रियलाइज करेंगे ही कि हम लोग बहुत बातों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देते हैं। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि 12th में आप क्या करते थे या आप क्या बातें थी जो अगर आपको बताई जाती तो आपका बिहेवियर अलग होता, या अगर मैं जो बोल रही हूँ वो सही है कि गलत है। आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं आज के मेरे इस टॉपिक पे कि मैंने कैसे 12th में स्टडी किया था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने ये अपना मार्कशीट पहले ही बना लिया था 12th में ही। ये पेपर की क्वालिटी से आपको पता चल रहा है कि ये 2011 का पेपर है, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत कम हो गई है। ये पेपर मैंने तब निकाला था जब मैं लेक्चरर बन गई थी एंड तब मुझे ये क्लिक, और जब मैं 12th की लेक्चरर बनी थी तब मुझे ये क्लिक हुआ कि मुझे ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। तब मैंने ये पेपर को ढूंढ के निकाला एंड थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब हो गया था, फिर मैंने इसको लेमिनेट करवा दिया ताकि ये हमेशा सेफ रहे। एंड मुझे ये, जब भी मैं इस पेपर को अपनी 12th की मार्कशीट को देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि जो मैंने सोचा था मैंने वो किया। तो आप पेपर की क्वालिटी को इग्नोर कीजिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें लिखा क्या क्या था। इसमें मैंने सबसे पहले ये लिखा था कि, और मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज लिखा था कि मुझे किन किन बातों पे इम्प्रूव करना है। जैसे मैंने ये एग्जाम्स के कुछ दिन पहले ही बनाया था पेपर, अपनी मार्कशीट, उसमें मैंने लिखा था कि मुझे किन किन बातों पे इम्प्रूव करना है, मुझे किन किन बातों पे ध्यान देना है एग्जाम्स में और एग्जाम्स के पहले। सबसे पहली बात मैंने इसमें लिखी है ग्रामर। इंग्लिश में मुझे ग्रामर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना था क्योंकि ग्रामर के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मार्क्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और इस ग्रामर में आपके राइटिंग स्किल्स भी आ जाते हैं। तो मेरे को ये था कि मेरे को अपने ग्रामर को, मेरे राइटिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। सेकेंड जो सब्जेक्ट था मेरा वो है कि सिंधी सब्जेक्ट्स में मैंने लिखा था कि मुझे पोएम्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है और मुझे अपने जो स्पेलिंग्स हैं सिंधी में वो इम्प्रूव करने हैं और कॉम्पोजिशन की स्टार्टिंग्स मुझे याद रखनी है। ये मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, अगर कुछ ऐसे लेटर्स रहते हैं ना, फॉर्मल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स, आप उसकी स्टार्टिंग बना दीजिए एक ही कॉमन स्टार्टिंग जो सब में जाएगी, एक कॉमन स्टार्टिंग जो सभी फॉर्मल लेटर्स में ऑलमोस्ट डिपेंड करता है। एक ऐसी कॉमन स्टार्टिंग डाल दो कि इनफॉर्मल लेटर्स में कौन कौन सी, वो एक ही आप स्टार्टिंग डाल सकते हो। थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज होंगे डिपेंडिंग हम लोग लेटर किसको लिख रहे हैं, बट ये चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड मैंने लिखा है ओसी। ओसी में मुझे इंट्रोडक्शन को ध्यान देना था और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान देना था, क्योंकि मैं क्या करती थी ओसी में, मैं एक चैप्टर का एक ही इंट्रोडक्शन बनाती थी और वही इंट्रोडक्शन सभी क्वेश्चंस में डाल के आती थी, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते थे। और ओसी में मुझे ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना था क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव्स मुझे थोड़े से बहुत ज्यादा लगते थे और इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि मुझे ओसी में ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान देना है और थोड़े से वो कंफ्यूजिंग भी होते हैं कभी कभी। नेक्स्ट मैंने एको में लिखा है कि स्पीड को मुझे ध्यान देना है क्योंकि एको का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी होता है, वो खत्म ही नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा था कि मुझे स्पीड को ध्यान देना है। नेक्स्ट मैंने लिखा है बीके में माइन्यूट थिंग्स, जो छोटी छोटी बातें होती है बीके में, एक कुछ अमाउंट्स को हम लोग चेंज कर देते हैं, कुछ हम लोग नाम को चेंज कर देते हैं। मेरी ये मिस्टेक होती थी कि मैं कभी कभी दो इफेक्ट के जगह एक ही इफेक्ट डाल के आती थी एडजस्टमेंट का,
तो ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स को मुझे ध्यान देना था और वही मिस्टेक्स को मैंने इंप्रूव किया अपने एग्जाम्स के टाइम पे और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। नो डाउट मैंने 100 आउट ऑफ 100 एक्सपेक्ट किए थे, उतने नहीं है, बट जितने भी आए बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एसपी में मैंने लिखा है कि मुझे लेटर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लेटर्स 20 मार्क्स के आते थे और वो टाइम पे तभी हम लोग ने नए नए लेटर्स सीखे थे, 2 ही साल हुए थे, कंपनी में फॉर्मल लेटर्स लिखना सीखा था, तो इसीलिए मैंने ये लिखा था कि मुझे एसपी में लेटर्स को इम्प्रूव करना है। लास्ट में मैंने ओवरऑल लिखा था, ओवरऑल में मुझे स्पीड को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा तो सामने जो एग्जामिनर है वो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स देगा, ताकि उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रीड करने में, और प्रेजेंटेशन से एक अच्छा लुक बैठता है आंसर शीट का। नाउ लास्ट में मैंने लिखा था नाउ इट्स टाइम टू ग्रास्प ईच क्वेश्चन थरोली। मैंने ये लिखा था कि मेरे को लास्ट में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ग्रास्प करना है, लर्न करना है, ताकि मुझे एग्जाम में याद करने में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं भूल जाती थी कि ये आंसर में क्या था, वो आंसर में क्या था। मुझे यहाँ पे मतलब रटा नहीं मारना है, बट यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, जो मैंने कॉमन इंट्रोडक्शंस निकाले थे, या जो लेटर्स हैं, या जो ग्रामर के रूल्स हैं, वो मुझे लर्न करने थे। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग याद करने में टाइम गंवा देते हैं। तो याद करने में आपको टाइम नहीं गंवाना है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है, पहले से ही लर्न करके रखना है। और मैं एक चीज जो करती थी, जो मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था, वो था एसपी। मैंने जितनी भी बार मेरे स्टूडेंट्स को ये बताया है तो वो हमेशा शॉक हो गए हैं, क्योंकि मैं खुद एक एसपी की टीचर हूं, एंड क्योंकि एसपी की टीचर को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट एसपी लगता था। कैसे? क्योंकि मैंने जब एसपी स्टार्ट किया था लर्न करना, मुझे लगता था क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, क्या काम का है, किससे बना है ये सब्जेक्ट। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था मेरे 11th-12th में। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, मुझे जो भी डिफिकल्ट लगता था, या जो भी इंट्रोडक्शन रहता था, या जो भी लेटर रहता था, मैं क्या करती थी वो टाइम पे, मैं जो भी आंसर्स थे उसको रिकॉर्ड करती थी अपने फ़ोन में, और मैं आते जाते सॉन्ग्स सुनने के जगह मैं वो आंसर्स सुनती थी, या मैं वो इंट्रोडक्शन सुनती थी, या मैं वो लेटर सुनती थी, ताकि मेरा जो एसपी है उसका जो बेस है वो प्रॉपरली फॉर्म हो जाए, ताकि मुझे एसपी में लर्न करने में या जो याद करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो मैं जब भी आती थी या जाती थी, कभी भी ऑन द वे होती थी, या जब भी मुझे फ्री टाइम होता था, मैं वो रिकॉर्डिंग सुनती थी खुद के वॉइस में। और जब भी आप खुद के वॉइस की रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, ट्रस्ट मी, इट विल वर्क लाइक मैजिक, कि ये आपको खुद ब खुद याद आएगा कि मैंने इसके बाद क्या बोला था, मैंने उसके बाद क्या बोला था। तो आप भी ये टेक्निक को जरूर अप्लाई कीजिए। आपको जो भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसके आंसर्स या जितना भी होता है शॉर्ट में रिकॉर्ड कीजिए और उसी को ही सुनिए। आते जाते सॉन्ग्स सुनने के जगह आप वो आंसर सुनिए, ताकि आपको एक अच्छे से चेंज फील होगा जब आप ये टेक्निक को अप्लाई करेंगे। मैंने इतना ही किया था 12th में, और मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं एसपी के रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो अगर आप एसपी के रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द से जल्द वो वीडियोस लाने वाली हूँ। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 12th में हैं, या जो आपके फैमिली में हैं जो 12th में हैं, आप उन सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत गाइडेंस मिले कि कैसे करना है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड स्टे कनेक्टेड।